जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गाजा जंग के बीच 60 साल बाद सऊदी विदेश मंत्री का ऐतिहासिक दौरा। अरब विदेश मंत्रियों के साथ फिलिस्तीन के इस इलाके का करेंगे दौरा। इजराइल को बड़ा संदेश। उधर इजरायली सेना रोकने की कर रहा तैयारी। ब्रिटिश मीडिया का दावा। जानेंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में तुर्की की मदद से बनेंगे हथियार। यूनुस सरकार के कदम से बढ़ने जा रही दिल्ली की टेंशन। इसी के साथ आपको बताएंगे 13 साल के भारतीय अमेरिकी फैजान ने जीती स्पेल बी प्रतियोगिता। भारतीय मूल का दबदबा बरकरार। बताएंगे कितना मिला इनाम राशि। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान इस हफ्ते के अंत में कब्जे वाले वेस्ट बैंक का दौरा करेंगे। ये दौरा इसलिए खास है क्योंकि पिछले करीब 60 सालों में किसी भी सऊदी अधिकारी का यह पहला ऐसा दौरा होगा। ये जानकारी फिलिस्तीनी प्रशासन पीए ने शुक्रवार को दी। ब्रिटेन स्थित मीडिया वेबसाइट चैनल मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक इस दौरे में फैसल बिन फरहान के साथ जॉर्डन, मिस्र और कुछ अन्य अरब देशों के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। सऊदी अरब में मौजूद फिलिस्तीन के राजदूत ने बताया कि इस दौरे का मकसद ये दिखाना है कि फिलिस्तीनी मुद्दा आज भी अरब और मुस्लिम दुनिया के लिए सबसे अहम है। रिपोर्ट के मुताबिक ये दौरा उस तरह की कोशिश है जैसी फैसल बिन फरहान ने गाजा युद्ध के शुरुआती दिनों में अमेरिका जाकर की थी, जब उन्होंने अरब देशों को एकजुट करके युद्ध विराम की मांग रखी थी। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक इस दौरे का एक मकसद ये भी हो सकता है कि फिलिस्तीनी प्रशासन पीए को गाजा में हमास के विकल्प के रूप में पेश किया जाए। हालांकि ये भी सच है कि पीए की लोकप्रियता फिलिस्तीनियों में लगातार गिर रही है। रिपोर्ट में बताया गया है ये एक बहुत ही खास दौरा है। पिछली बार जब कोई सऊदी अधिकारी रामल्ला गया था तो वो फिलिस्तीन में गैर स्थायी राजदूत के तौर पर गए थे। उनका नाम था नायफ अल सुदैरी, जो 7 अक्टूबर 2023 को उस हमले से कुछ हफ्ते पहले पहुंचे थे। उससे पहले साल 1966 में सऊदी किंग फैसल ने फिलिस्तीन दौरा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर के हमलों के बाद संगठन के नेताओं ने कहा कि उनका मकसद था सऊदी अरब और इजराइल के बीच चल रही नॉर्मलाइजेशन की बातचीत को रोकना, और यही हुआ भी। इजरायली अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल ने शुक्रवार को बताया कि इजराइल इस पूरे दौरे को रोकने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इजराइल का कब्जा वेस्ट बैंक की जमीन और जॉर्डन के साथ लगती सीमा पर है। यानी वो चाहे तो इस प्रतिनिधि मंडल को रोक सकते हैं। अगर इजराइल ने ऐसा किया तो इससे सऊदी अरब और इजराइल के बीच रिश्ते और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। साल 2023 से ही सऊदी अरब ने बार बार कहा है कि जब तक फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने का स्पष्ट रास्ता नहीं दिया जाता, तब तक इजराइल के साथ कोई समझौता या दोस्ती नहीं होगी। कुछ महीने पहले सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गाजा में हो रही स्थिति को बेहद गंभीर मानवीय संकट करार दिया था। उनके इस बयान की भावना उन चिंताओं से मेल खाती है जो संयुक्त राष्ट्र, कई मानवाधिकार संगठनों और इतिहासकारों द्वारा भी व्यक्त की जा चुकी है। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक अब तक गाजा में 54,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है और जानकारों का मानना है कि यह संख्या असली हकीकत से बहुत कम बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले महीने न्यूयॉर्क में एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब और फ्रांस मिलकर करेंगे। इस मीटिंग में दुनिया के देशों को फिर से यह याद दिलाया जाएगा कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश बनाना कितना जरूरी है। इस बैठक में 1993 में हुए ओस्लो समझौते को फिर से चर्चा में लाया जाएगा, जिसमें 2 राज्यों यानी इजराइल और फिलिस्तीन के समाधान की बात की गई थी। हाल के दिनों में कई यूरोपीय देशों ने भी फिलिस्तीन को एक आजाद देश के तौर पर मान्यता दी है, जैसे आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे। वहीं दूसरी ओर तुर्की और बांग्लादेश के बीच अब सैन्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में तुर्की की मदद से चटगांव और नारायणगंज में डिफेंस से जुड़ी फैक्ट्रियां बनाने की योजना पर बातचीत कर रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ बांग्लादेश यानी BIDA के प्रमुख अधिकारी चौधरी आशिक महमूद बिन हारून ने हाल ही में तुर्की की 5 दिन की यात्रा के दौरान इस विषय पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरे में उन्होंने तुर्की के एक सरकारी हथियार बनाने वाले संस्थान मकीनेवे कीमिया इंडस्ट्रीज यानी MKE का भी दौरा किया, जो कि तुर्की के किरिक काले इलाके में स्थित है। इस खबर की जानकारी नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में भी दी गई है।
रिपोर्ट के अनुसार हारून की इस यात्रा का मकसद तुर्की के साथ मजबूत और गहरे रणनीतिक रक्षा रिश्ते बनाना था। इसका उद्देश्य था दोनों देशों के बीच मिलकर रक्षा सामान का उत्पादन करना, तकनीकी जानकारी साझा करना और बांग्लादेश की क्षमता को बढ़ाना। नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की दौरे के दौरान हारून और उनके साथियों को MKE कंपनी के निर्माण स्थल, हथियारों की टेस्टिंग जगह और आर्टिलरी सिस्टम, एनर्जी और छोटे हथियारों से जुड़ी कुछ खास और गोपनीय जानकारियां दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश ने MKE कंपनी के साथ साझेदारी की है। इससे पहले भी बांग्लादेश ने MKE से हथियार खरीदे हैं। ये सौदा खास तौर पर MKE बोरान 105 मिमी हाफिजर को लेकर हुआ था, जिनमें से 18 यूनिट पिछले साल के अंत में खरीदी गई थी। भविष्य में बांग्लादेश इनकी संख्या बढ़ाकर 200 यूनिट तक करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश अब तुर्की में बनी ओटोकर तुलपर लाइट टैंक खरीदने की भी संभावना तलाश रहा है। बांग्लादेश और तुर्की के बीच रक्षा संबंधों में मजबूती 2018 में आई थी, जब तुर्की के निर्माताओं से ढाका ने बैरकटार TB2 ड्रोन समेत 15 अलग प्रकार के सैन्य हार्डवेयर की खरीदी की। अब MKE कंपनी के साथ बांग्लादेश का नया सहयोग इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप को और मजबूत कर सकता है। ऐसी रिपोर्ट है कि बांग्लादेश और तुर्की अब एक डिफेंस इंडस्ट्रियल वर्किंग ग्रुप बनाने और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को अंतिम रूप देने के लिए औपचारिक बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। तुर्की और बांग्लादेश के बीच रक्षा नजदीकी की रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। भारत के साथ हालिया सैन्य टकराव के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। ऐसे में भारत के पूर्वी पड़ोस में तुर्की की एंट्री नई दिल्ली की चिंता बढ़ाने वाली होगी। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की सबसे कठिन माने जाने वाली प्रतियोगिता स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब 13 साल के भारतीय अमेरिकी छात्र फैजान जकी ने जीत लिया है। फ्रेंच शब्द एक्लियर्सिसमेंट का सही उच्चारण करके उन्होंने खिताब अपने नाम किया। एक्लियर्सिसमेंट एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका मतलब है किसी चीज को स्पष्ट करना या समझ में लाना। पिछले साल फैजान इस प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर रहे थे, तब वो टाई ब्रेकर में बरोहत सोमा से हार गए थे। फैजान 5वें ऐसे प्रतिभागी है जिन्होंने रनर अप रहने के अगले साल खिताब जीता। 2001 में सीन कॉनले के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। स्पेलिंग बी में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के छात्र हिस्सा लेते हैं। ये शब्दों की सही स्पेलिंग बताने से जुड़ी प्रतियोगिता है। फैजान को इनाम के तौर पर $52,500 यानी करीब 45 लाख रुपए मिले हैं। पिछले साल उन्होंने $25,000 यानी 21,29,000 रुपए जीते थे, जिससे अब उनकी कुल इनामी राशि $77,500 यानी 66,31,000 रुपए हो गई है। आखिर में मुकाबला 3 लोगों के बीच था। फैजान 11 साल के सर्वधरान्वे और 14 साल के सर्वदनिया कदम। एक और राउंड के बाद सिर्फ फैजान और सर्वदनिया बचे। इसके बाद फैजान ने एक्लियर्सिसमेंट शब्द की सही स्पेलिंग बताई और जीत गए। उन्होंने जैसे ही सही स्पेलिंग बोली, खुशी से अपनी मुट्ठियां पीटी और मंच पर गिर पड़े। फैजान ने इस बार 21 राउंड तक लगातार सही स्पेल किया और जीत हासिल की। जीत के बाद फैजान ने कहा, मैं जब नर्वस होता हूं तो खुद से कहता हूं, मैं ये शब्द जानता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। खुद से बातचीत मुझ में जोश भर देती है, प्रदर्शन बेहतर हो पाता है। 4ठी कक्षा तक जीतने का कोई इरादा नहीं था। सोचा था बस मौज मस्ती के लिए जाऊंगा, पर स्पेलिंग के जुनून में मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें।